नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारत में ही नहीं, दुनिया भर में जो कम्युनिस्ट इकोसिस्टम है वो झूठ का बाज़ार बढ़ाने में, झूठ का नैरेटिव गढ़ने में अव्वल है, सबसे आगे है। और उनके पास इसकी जो क्षमता है उसको कोई मैच नहीं कर सकता, कोई सरकार नहीं कर सकती, कोई संस्था नहीं कर सकती। जिस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं, उनकी खास रणनीति ये होती है कि वो जो झूठ चलाते हैं उसमें थोड़ा सा सच का पुट डाल देते हैं कि जो आदमी जानता नहीं, जिसके पास जानकारी नहीं है, वो कंफ्यूज हो जाए, उसको लगे कि ये बात, इतनी बात तो सच है तो आगे भी सच होगी। अब कैसे ये करते हैं, आपको इसके 3 उदाहरण देता हूँ और 3 उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा कि ये झूठ का जो व्यापार करते हैं, झूठ का जो अभियान चलाते हैं, नैरेटिव गढ़ते हैं, उसको इतनी सफलता से क्यों और कैसे कर पाते हैं। पहला उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी एचआरडी मिनिस्टर बने और आपको याद होगा बड़ा हल्ला हुआ कि शिक्षा का भगवाकरण कर रही है सरकार और इतिहास बदलने जा रहे हैं और इतिहास की पुस्तकों को बदला जाएगा, स्कूल की पुस्तकों को बदला जाएगा और जो है भगवा इतिहास यानी संघ का इतिहास पढ़ाया जाएगा, भारत का इतिहास नहीं। अब उसके लिए उन्होंने, अब आप देखिए, एक फैक्ट निकाला, एक तथ्य निकाला जो पूरी तरह से वो भी सही नहीं था, आधा सच था। उसमें कहा गया कि जो पाठ्यपुस्तकें, इतिहास की किताबें तैयार करने के लिए जो नीति तय हुई है, उसमें कहा गया कि नेशनल दृष्टि से इतिहास का लेखन होगा। तो अगर राष्ट्रीय दृष्टि से होगा तो उसमें कोई गड़बड़ बात तो है नहीं, होना ही चाहिए, पहले से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये दरअसल बदल दिया है शब्द भाजपा की सरकार ने। इस नेशनल की जगह जो मूल शब्द था वो रैशनल था। अब बात ये तो लगती है कि जो है रैशनल को नेशनल बनाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, क्या भाजपा की सरकार ने ऐसा किया? उस सरकार में एक और मंत्री थे, अरुण शौरी। उन्होंने कम्युनिस्टों के इस तरह के प्रोपेगेंडा के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है, बड़ा अध्ययन किया है। तो उन्होंने एचआरडी मिनिस्ट्री के एक सीनियर ऑफिसर को फ़ोन किया, कहा कि वो सर्कुलर जो है उसकी कॉपी हमें भेजिए। तो उन्होंने भेजा तो उसमें नेशनल लिखा हुआ था। इसके चेंज के बारे में कोई तो आदेश जारी हुआ होगा, कुछ तो फैसला हुआ होगा। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने कहा पिछले साल का भेजिए, मतलब इस सरकार के आने से पहले का। वहाँ भी जो है नेशनल ही लिखा हुआ था। फिर और ट्रेस करवाया, उस समय पता चला कि 1986 में जो है ये रैशनल से नेशनल हुआ, लेकिन उसको और ट्रेस किया गया, पता चला कि ये 1986 में हुआ। राजीव गांधी की सरकार थी। उन्होंने कहा कि ये हुआ कैसे? उस समय कोई सर्कुलर जारी हुआ होगा, कोई जो है सरकार का कोई आदेश पारित हुआ होगा, मालूम हुआ वो भी नहीं। तो कैसे हुआ? पता लगाते लगाते ये पता चला ये टाइपिंग मिस्टेक है, आर की जगह एन हो गया, तो रैशनल से वो नेशनल हो गया। और ये 86 से चल रहा था, लेकिन ये मुद्दा उठाया कम्युनिस्टों ने जब भाजपा की सरकार बनी। उनको लगा कि ये मुद्दा है, ये इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और भाजपा के खिलाफ प्रचार करना चाहिए। अब प्रचार के 2 उद्देश्य होते हैं, जो कम्युनिस्ट करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। एक प्रचार ये होता है कि झूठ फैलाया जाए, जो नहीं हो रहा है वो लोगों को बताया जाए कि हो रहा है। दूसरा, सरकार को या जो भी संस्था इस तरह का परिवर्तन अगर करना चाहती है तो उसको डरा दिया जाए कि इतना बड़ा विरोध होगा, ऐसा रेजिस्टेंस होगा कि उसका फिर नुकसान हो जाएगा आपको राजनीतिक। तो डर जाएगी संस्था या सरकार डर जाएगी और कदम पीछे खींच लेगी। ये 2 उद्देश्य होते हैं और उसमें ज़्यादातर मामलों में वो सफल होते हैं। तो अरुण शौरी ने जब ये सब पता लगाया तो 2 लोग जो बड़े मुखर थे इस मामले में, एक विनोद मेहता आउटलुक के संपादक थे और एक पनिकर, दोनों को चिट्ठी लिखी और वो जो है, और वो डॉक्यूमेंट जो है नत्थी करके भेज दिए कि भाई अब आप इसका जो है खंडन कीजिए। दोनों में से किसी ने खंडन नहीं किया उसका। ये है कम्युनिस्टों का प्रचार तंत्र। और आज भी जिक्र होता है कि जब 1998 में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, और मुरली मनोहर जोशी उसके एचआरडी मिनिस्टर बने, मानव संसाधन मंत्री बने, तो उन्होंने शिक्षा के भगवाकरण का प्रयास किया, इतिहास को बदलने का प्रयास किया। ये सच की तरह बताया जाता है
और तमाम भाजपा समर्थक हैं जो इसको मान लेते हैं कि ऐसा हो रहा था। ये है प्रचार की ताकत कि आप झूठ को सच मनवा दें, ऐसे लोगों से मनवा दें जो आपके वैचारिक विरोधी हों, उनको भी विश्वास दिला दें। दूसरा उदाहरण बताता हूँ। अयोध्या का आंदोलन चल रहा था, राम जन्मभूमि का। फैज़ाबाद से एक अखबार निकलता था, जनमोर्चा। उसके संपादक थे शीतला प्रसाद सिंह। घोर कम्युनिस्ट थे, शायद कार्ड होल्डर भी थे, भाजपा और संघ के विरोधी, और सबसे बड़ी बात, राम जन्मभूमि मंदिर के आंदोलन के विरोधी, धुर विरोधी। विरोध करने का उनके पास जितना मौका था, जितनी ताकत थी, सबका इस्तेमाल किया। उन्होंने एक खबर छापी अपने अखबार में कि संघ प्रमुख ने अशोक सिंघल को बुलाकर बहुत डांटा, कहा कि कैसे मुझसे पूछे बिना आंदोलन शुरू कर दिया। अब आप देखिए, अगर आप भाजपा और संघ की कार्यप्रणाली जानते हैं तो आपको ये सुनकर हंसी आएगी, लेकिन कितने लोग जानते हैं? जो नहीं जानते उनको लगेगा कि ये सही है। तो आप कैसे सच बनाते हैं झूठ को? कम्युनिस्टों की ये रणनीति है कि एक आदमी झूठ बोलेगा, दूसरा कम्युनिस्ट उसको कोट करेगा, उसका उदाहरण देते हुए दूसरी जगह लिखेगा या बोलेगा, फिर एक तीसरा आएगा, उन दोनों का उदाहरण देते हुए लिखेगा या बोलेगा, और इस तरह से कड़ी बनती जाएगी। और एक दिन होगा कि भाई इतने लोग कह रहे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं क्या? और वो झूठ सच में बदल जाएगा। तो अब सवाल यह है कि दरअसल क्या हुआ था। वो उन्होंने कहा कि बुलाकर जो है अशोक सिंघल को डांटा। पहली बात तो यह है कि राम जन्मभूमि का आंदोलन चलेगा, इसका फैसला संघ का सामूहिक फैसला था। ये अशोक सिंघल का निजी फैसला नहीं था, ये विश्व हिंदू परिषद का भी अकेले का फैसला नहीं था, ये पूरे संघ परिवार का और व्यापक विचार विमर्श के बाद लिया गया फैसला था, जिसमें 1988 में फिर भारतीय जनता पार्टी भी शामिल हुई। और दूसरी बात, अशोक सिंघल की उस समय जो स्थिति थी संघ परिवार में, उनका जो कद था वो ऐसा कद नहीं था कि संघ प्रमुख बुलाकर उनको डांटें। अशोक सिंघल संघ प्रमुख के पीए या चपरासी नहीं थे कि उनको बुलाकर वो डांटेंगे। उस समय अशोक सिंघल का कद जो है संघ प्रमुख के समकक्ष जैसा था। तो बातचीत विमर्श तो हो सकता है, ये संभव है, लेकिन बुलाकर डांटा गया। और ये डांटा गया उनको, ये बात किसको पता चली? एक कम्युनिस्ट कार्यकर्ता को, एक कम्युनिस्ट जर्नलिस्ट को, और उसके बाद पूरे कम्युनिस्ट तंत्र ने उसको उठा लिया। आज तक उठाते हैं, आज तक उदाहरण देते हैं जनमोर्चा का कि ऐसा लिखा गया था, अशोक सिंघल को डांट पड़ी थी, संघ प्रमुख ने बुलाकर बहुत बुरी तरह डांटा था। इस तरह से झूठ को सच बनाया जाता है और बहुत ही बेशर्मी के साथ बोलते हैं। जिनको कुछ नहीं मालूम, जिनको संघ की कार्यप्रणाली नहीं मालूम, जिनको मालूम नहीं कैसे फैसले होते हैं, जिनको अयोध्या आंदोलन के बारे में कुछ नहीं मालूम, वो लोग ऐसा प्रचार करते हैं। आज भी ऐसे बुद्धिजीवी जर्नलिस्ट हैं जो इस बात को आगे बढ़ाते हैं, दोहराते रहते हैं। तीसरा उदाहरण, दरअसल उसी तीसरे उदाहरण के कारण ही ये बात मेरे मन में आई, ये विषय मेरे मन में आया कि इस पर ज़रूर एक वीडियो बनना चाहिए। वो है शौर्य मिश्रा की एक पोस्ट। उसमें उन्होंने उदाहरण दिया है प्रकाश राज, जो वैसे तो कांग्रेस समर्थक है, अभिनेता हैं, आपको मालूम होगा। हिंदी फिल्मों में भी काम करते हैं, कन्नड़ फिल्मों में भी काम करते हैं और दूसरी भाषा की फिल्मों में काम करते हैं। और वो कांग्रेस समर्थक उनको कहा जाता है, लेकिन दरअसल वो भाजपा विरोधी और मोदी से नफरत करने वालों की श्रेणी में आते हैं। विरोधी होना किसी विचार का, किसी संगठन का, किसी पार्टी का, वो एक अलग बात है, लेकिन घृणा करने वाले, उनको तथ्यों से, तर्कों से कोई मतलब नहीं होता है। अपने झूठ को किस तरह से स्थापित किया जा सके, इससे मतलब होता है। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा इंडोनेशिया एक देश है दुनिया में जिसकी आबादी में 90% मुसलमान हैं, सिर्फ 2% हिंदू हैं। वहाँ पर 11,000 मंदिर हैं, हिंदू मंदिर हैं। वहाँ कोई दंगा नहीं होता क्योंकि वहाँ आरएसएस नहीं है। अब सुनने में, ये तथ्य सुनने के बाद आपको भी लगेगा भाई ये सही बात है कि इंडोनेशिया एक देश है, मुस्लिम बहुल देश है,
90% आबादी वहाँ की मुसलमानों की है, सिर्फ 2% हिंदू है। वहाँ 11,000 हिंदू मंदिर हैं। ये तथ्य बिल्कुल सही है, कोई भी जांचेगा तो सब सही पाएगा। तो अब आप देखिए ऐसे विश्वास बनाते हैं। अब इसका दूसरा पक्ष जानिए। इंडोनेशिया द्वीपों का एक देश है। 17,000 द्वीप है इंडोनेशिया में, और वो बहुत बड़े इलाके में फैले हुए हैं। इन 17,000 द्वीपों में से एक द्वीप है बाली, जहाँ ये जो पूरे इंडोनेशिया में 2% हिंदू हैं वो इसी बाली द्वीप पर रहते हैं। और ये सही है कि 11,000 मंदिर हैं, लेकिन ये मंदिर 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में बने हुए हैं। तो यूनेस्को ने इनको हेरिटेज साइट घोषित कर रखा है, इसलिए संरक्षित है। अब इंडोनेशिया की हकीकत जान लीजिए, जिसके बारे में प्रकाश राज ने कोई प्रकाश नहीं डाला, कुछ नहीं कहा। तो ये जो 2% हिंदू हैं बाली में, तो ये हिंदू और जो मंदिर हैं 11,000, ये इंडोनेशिया की जीडीपी में इनका योगदान 15% का है। और पूरे इंडोनेशिया में जितने ये 17,000 द्वीप हैं, उनमें सबसे ज़्यादा शांति बाली में ही रहती है। और ये जो पैसा आता है जीडीपी में योगदान है, ये ज़्यादातर जो है मंदिरों से या फिर पर्यटन से आता है। बड़ी संख्या में भारतीय हिंदू बाली की यात्रा पर जाते हैं, वहाँ छुट्टियाँ बिताने जाते हैं, शादी ब्याह करने जाते हैं। 2002 में बाली में बम विस्फोट हुआ, जिसमें 202 लोग मारे गए। रिसॉर्ट में बम लगाया गया था, 12 रिसॉर्ट्स में बम लगाया गया था। वो भाग्य अच्छा था लोगों का, बाकी लोगों का, कि केवल एक रिसॉर्ट में बम फटा और बाकी 11 में नहीं फट पाया तकनीकी कारणों से। इसमें अमेरिका के नागरिक मारे गए, ऑस्ट्रेलिया के नागरिक मारे गए, इंग्लैंड के नागरिक मारे गए और बाली में रहने वाले हिंदू मारे गए। फिर 2004 में जकार्ता बम विस्फोट हुआ, जिसमें 300 लोग मारे गए। 2009 में जकार्ता में 12 चर्चों में सीरियल बम ब्लास्ट किए गए। फिर 13 मई 2018 को बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें 1,000 ईसाई मारे गए। ये पूरी दुनिया में बहुत बड़ी खबर बनी। अमेरिका का दबाव इंडोनेशिया पर, अमेरिका की मदद से इंडोनेशिया की सरकार ने इन आतंकवादियों का पता लगाया और 3,000 आतंकवादियों को मार दिया गया। किसी को वकील नहीं दिया गया, किसी के पर मुकदमा नहीं हुआ, FIR दर्ज नहीं हुई, सीधे मार दिया गया। अब शौर्य मिश्र जी ने एक सूची दी है कि इंडोनेशिया में कितने आतंकवादी संगठन हैं। लगभग 12-13 की उन्होंने सूची दी है। ये सूची मतलब इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने चूँकि नाम दिए हैं तो इसलिए मानना चाहिए कि वो सब तो सक्रिय हैं ही। अब इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई, अंतर्राष्ट्रीय दबाव था, तो इंडोनेशिया की सरकार ने ये किया कि बाली को छोड़कर बाकी जो द्वीप हैं वहाँ पर शरिया का कानून लागू कर दिया कि मुस्लिम समाज जो है वो असंतुष्ट न हो, भड़के नहीं, वो विद्रोह न करे, इसलिए शरिया का कानून। सिर्फ बाली में शरिया का कानून लागू नहीं हुआ, वहाँ सिर्फ 2% हिंदू है। आप सोचिए, सिर्फ 2% हिंदुओं ने शरिया का कानून लागू होने से रोक दिया। तो इंडोनेशिया की इस हकीकत के बारे में प्रकाश राज ने कुछ नहीं बताया। उन्होंने छोटा सा वो हिस्सा बताया जो उनके नैरेटिव को सूट करता था, जो उनके झूठ को आगे बढ़ाता था। तो उनका झूठ क्या था, प्रचार क्या था कि जहां RSS है वहां दंगे होते हैं, जहां RSS है वहां सांप्रदायिकता होती है। तो इंडोनेशिया में जो आतंकवादी संगठन हैं उनके बचाव में बोल रहे थे वो, और बचाव में बोल रहे थे तो किसी को दोषी ठहराना था तो उन्होंने RSS को दोषी ठहरा दिया। ये है मानसिकता। अपने देश को बदनाम करने की कीमत पर भी आतंकवादियों का बचाव करना है। ये है ऐसे लोगों की सोच। आप समझिए कि कितने बड़े षड्यंत्र से हम आप घिरे हुए हैं, और रोज इस तरह के नैरेटिव चलाने की कोशिश हो रही है, और दशकों से इस तरह का नैरेटिव चलाया जा रहा है। आज़ादी के पहले से चलाया जा रहा है, आज़ादी के बाद से और तेज़ी से चलाया जा रहा है। क्योंकि आज़ादी के बाद कांग्रेस ने अपना जो पूरा इंटेलेक्चुअल विंग है या इंटेलेक्चुअल जो काम है वो
लेफ्ट को आउटसोर्स कर दिया। इसकी शुरुआत तो वैसे नेहरू के ज़माने से ही हो गई थी, लेकिन नेहरू खुद बड़े लेफ्टिस्ट थे, उन्हें कम्युनिस्टों की इस तरह की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन 1967 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हो गई और उसके बाद 1969 में कांग्रेस में विभाजन हो गया, सरकार अल्पमत में आ गई। सरकार बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने समर्थन लिया कम्युनिस्टों का और बदले में उन्होंने कहा कि ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का जिम्मा हमें दे दीजिए। तो जेएनयू से लेकर जामिया मिलिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तमाम संस्थाएं सब कम्युनिस्टों के कब्जे में चली गई और वहाँ कम्युनिस्टों का राज हो गया। वहाँ उनकी विचारधारा से असहमत होने वालों के लिए कोई जगह नहीं बची। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है सुब्रमण्यम स्वामी। आईआईटी दिल्ली में थे उस समय कि ये बात कर रहा हूँ जब जनसंघ थी। जनसंघ पार्लियामेंट्री पार्टी ने उनको एक लेक्चर के लिए बुलाया कि भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी आए, उसमें भाषण दिया उन्होंने, उसके बाद उनको नौकरी से निकाल दिया गया। कि जनसंघ के कार्यक्रम में कैसे चले गया। ये वो लोग हैं जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर अपने कपड़े फाड़ते हैं। इतनी सी बात बर्दाश्त नहीं हुई। सुब्रमण्यम स्वामी केस लड़ते रहे। अभी कुछ साल पहले कोर्ट से उनको जीत मिली है, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, और उनको फिर से बहाल किया गया, पुरानी सैलरी दी गई। लेकिन इतने साल तो उनके बर्बाद हुए। उनके साल बर्बाद हुए, बात एक व्यक्ति की है। उसके कारण जितने लोग डर कर, जिन लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया या अपना रास्ता बदल दिया, उनकी संख्या की कल्पना करना भी आज मुश्किल है। ये करता है झूठा नैरेटिव, डराने का काम, भटकाने का काम, सच बोलने से रोकने का काम, झूठ को उजागर करने से रोकने का काम। और ये नैरेटिव आज भी, ये नैरेटिव चलाने वाले आज भी बहुत ताकतवर हैं। 11 साल हो गए मोदी सरकार को, इसके बावजूद इनका शिकंजा नैरेटिव पर अभी भी कसा हुआ है। धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। जो विदेशी मदद मिलती थी वो बंद हो गई। कांग्रेस उस तरह से मदद करने की हालत में नहीं रही। उन्हीं की भौंडी नकल कर रहे हैं राहुल गांधी, रोज़ झूठ बोल रहे हैं और उनका झूठ ऐसा होता है कि तुरंत पकड़े जाते हैं। लेकिन ये जो कम्युनिस्टों का इकोसिस्टम है वो अपना काम कर रहा है। वो समय का इंतज़ार कर रहा है। वो इंतज़ार कर रहा है कि कब ये सरकार कमज़ोर हो या कब ये सरकार गिरे, ये सरकार बदले, वो फिर से आपको उसी रूप में नज़र आएंगे। तो ऐसा झूठा नैरेटिव चलाने वालों से, ऐसा झूठ का प्रचार करने वाले तंत्र से बचकर रहने की ज़रूरत है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।